एक जादुई दुनिया में जहाँ फूल गाते थे और तितलियां नाचती थीं, एक प्यारी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम शहजादी सोफिया था। एक दिन वो अपने बगीचे में बैठी थी जहाँ सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन वो थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी। उसने सोचा, काश मेरे पास एक बड़ा काम होता जिसे मैं अपने दोस्तों के साथ कर सकती। तभी उसकी दो सबसे अच्छी सहेलियां आनंदी और तारा उड़ती हुई उसके पास आईं। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मन में एक विचार आया है, चलो हम सब मिलकर एक शानदार परियों का महल बनाते हैं। आनंदी और तारा की आंखें खुशी से चमक उठीं। तीनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वे महल के लिए सामग्री खोजने निकल पड़े। आनंदी को एक मकड़ी का जादुई झिलमिलाता हुआ रेशम मिला जो बहुत मजबूत था। तारा को कुछ ओस की बूंदें मिली जो हीरे की तरह चमक रही थीं। सोफिया ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और मकड़ी के रेशम को बुनकर मजबूत और सुंदर दीवारें बना दी। फिर उसने ओस की बूंदों को उन दीवारों पर लगाया और वे तुरंत चमकती हुई खिड़कियां बन गईं। अब उन्हें छत की जरूरत थी। आनंदी ने कहा, क्यों न हम बड़े रंगीन चांदनी फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करें। सोफिया को ये विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने मिलकर सबसे बड़ी और सबसे सुंदर पंखुड़ियां चुनी। तारा को एक खास चमकता हुआ क्रिस्टल मिला। उसने कहा, यह क्रिस्टल महल के अंदर रोशनी करेगा ताकि ये हमेशा रोशन रहे। क्रिस्टल की रोशनी इतनी प्यारी थी कि सबने उसे महल के बीच में रखने का फैसला किया। महल लगभग पूरा हो गया था। उन्होंने पॉलिश की हुई पत्तियों से एक भव्य दरवाज़ा बनाया और दीवारों को छोटी मीठी महक वाली कलियों से सजाया। हर कली एक अलग रंग में चमक रही थी। आनंदी ने अपनी खास स्पर्श का इस्तेमाल करके महल के चारों ओर एक सुंदर बगीचा उगा दिया। तुरंत ही घुमावदार रास्ते और छोटे मशरूम की कुर्सियां उगाईं। पूरा इलाका एक जादुई पार्क में बदल गया। तीनों सहेलियां पीछे हटकर अपनी रचना को निहारने लगीं। महल उनकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर था। ये उनकी दोस्ती का एक सच्चा प्रतीक था जो एक साथ काम करने से बना था। उन्होंने अपनी सफलता का जश्न मनाया, ये जानते हुए कि सबसे बड़ा जादू दोस्तों के साथ मिलकर काम करने में है। उनका महल अब सभी परियों के लिए एक जगह बन गया था जहां वे मिल सकती थीं और अपने सपनों को साझा कर सकती थीं। एक समय की बात है, एक जादुई गुड़िया थी जिसका नाम अन्वेषा था। वो एक खूबसूरत नीले रंग की पोशाक पहनती थी और उसके बाल भूरे और चमकदार थे। अन्वेषा एक ऐसी दुनिया में रहती थी जहां सब कुछ खिलौनों से बना था। अन्वेषा को हर दिन नए रोमांच की तलाश रहती थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया के हर कोने को जानना चाहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा सा टेडी बेयर था जिसका नाम रूई था, जो हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन अन्वेषा को अपने बगीचे में एक चमकती हुई चाबी मिली। ये चाबी किसी भी दरवाजे से अलग दिखती थी जो उसने पहले देखा था। ये किस चीज की चाबी हो सकती है? उसने रूई से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। रूई ने अपनी छोटी सी नाक से चाबी को छुआ। शायद ये किसी छिपे हुए खजाने की चाबी है, उसने फुसफुसाया। अन्वेषा उत्साहित हो गई। उन्होंने तुरंत चाबी के लिए एक ताला खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने खिलौनों की किताबों की दुकान, कैंडी की दुकान और यहाँ तक कि छोटे से खिलौने वाले पार्क में भी खोज की, लेकिन कोई भी ताला उस चाबी से मेल नहीं खाता था। अन्वेषा थोड़ी निराश होने लगी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उन्होंने एक पुरानी धूल भरी अलमारी देखी जो उनके घर के पीछे छिपी हुई थी। अन्वेषा ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। बक्से पर एक छोटा सा ताला लगा था, बिल्कुल उसी चाबी जैसा जो अन्वेषा को मिली थी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने चाबी डाली और धीरे से घुमाया। क्लिक! एक नरम आवाज हुई। बक्सा खुला और अंदर एक चमकता हुआ नक्शा था। ये नक्शा उनकी दुनिया के उन हिस्सों को दिखाता था जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे, एक जादुई जंगल और एक चमकती हुई नदी। अन्वेषा और रूई ने फैसला किया कि वे इस नए रोमांच पर निकलेंगे। उन्होंने अपने छोटे से बैकपैक में कुछ कैंडी और पानी की बोतलें रखीं। उनकी जादुई दुनिया में और भी बहुत कुछ खोजना बाकी था, और इसलिए अन्वेषा और रूई ने अपनी जादुई यात्रा शुरू की, ये जानते हुए कि हर दिन एक नया रहस्य और एक नया दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। उनकी दुनिया वास्तव में असीमित थी। परीलोक की चमक। काव्या को रंग और ब्रश से बहुत प्यार था। वो हर दिन अपने घर के पास वाले जंगल में जाती और प्रकृति की सुंदरता को अपनी कला में कैद करती। एक दिन जब वो एक जादुई फूल बना रही थी तो उसने एक हल्की सी चमक देखी। ये चमक एक छोटी सी परी की थी जिसका नाम आरवी था।
आरवी ने काव्या को बताया कि परियों की दुनिया, जिसे परी लोग कहते हैं, धीरे धीरे अपनी चमक खो रही है। हमारी चमक इंसानों के प्रकृति से दूर होने के कारण कम हो रही है, आरवी ने उदास होकर कहा। जब इंसान प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमारी जादुई शक्ति बढ़ती है। काव्या ने तुरंत मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी पेंटिंग में परीलोक को फिर से रंगना शुरू कर दिया, हर ब्रश स्ट्रोक में प्यार और आशा भरते हुए। जैसे जैसे काव्या पेंट करती गई, परीलोक में जादू वापस आने लगा। मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगे और हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। काव्या की पेंटिंग पूरी हुई। उसने अपनी कला से दोनों दुनियाओं को जोड़ दिया था। आरवी ने खुशी से कहा, तुम्हारी कला ने हमें बचाया काव्या। अब हमें पता है कि इंसानों और परियों को हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। उस दिन के बाद काव्या हर दिन जंगल में जाती और अपनी पेंटिंग से परीलोक को और भी सुंदर बनाती। और परियों ने भी इंसानों को प्रकृति से प्यार करना सिखाया, ताकि दोनों दुनियाओं की चमक हमेशा बनी रहे। नीली और गुलाबी साड़ी का जादू। जॉय और अजय एक छोटे से शहर में रहते थे, जहां हर सुबह सूरज की किरणें नई कहानियां लेकर आती थीं। जॉय एक खुशमिजाज लड़की थी, जिसकी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजती थी। अजय एक शांत स्वभाव का लड़का था, जो अक्सर अपनी किताबों में खोया रहता था। वे अक्सर एक दूसरे को बाजार में या मंदिर के रास्ते में देखते थे। जॉय की चंचल आंखें अजय को हमेशा अपनी ओर खींचती थीं, और अजय की गंभीर मुस्कान जॉय के दिल में एक खास जगह बना चुकी थी। एक दिन शहर में एक बड़ा मेला लगा। जॉय ने अपनी सबसे खूबसूरत नीली और गुलाबी साड़ी पहनी थी, जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थीं, आज तो अजय की नजरें तुम पर ही टिकी रहेंगी। मेले में भीड़ बहुत थी। अजय भी अपने दोस्तों के साथ वहां आया था। उसकी नजरें जॉय को ढूंढ रही थीं। जैसे ही उसने जॉय को उस नीली और गुलाबी साड़ी में देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। वो इतनी सुंदर लग रही थी। जॉय ने भी अजय को देखा। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। वे दोनों भीड़ में एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें खींच रहा हो। जब वे एक दूसरे के पास आए तो शब्द कम पड़ गए। उनकी आंखों ने ही सब कुछ कह दिया। अजय ने धीरे से कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो जॉय। जॉय शर्मा गई, उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने बस इतना कहा, धन्यवाद अजय, तुम भी अच्छे लग रहे हो। उन्होंने मेले में साथ साथ घूमना शुरू किया, खिलौनों की दुकानों पर रुके, मिठाइयों का स्वाद लिया और एक दूसरे के साथ हंसे। ये पल उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, उनके दिल में एक नया एहसास जाग रहा था। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि कुछ और गहरा था। अजय ने जॉय का हाथ थामा और जॉय ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस दिन नीली और गुलाबी साड़ी में उनके प्यार की कहानी की शुरुआत हुई, एक ऐसी कहानी जो हमेशा उनके दिलों में चमकती रहेगी। प्यार का राज्य। एक बहुत दूर देश में एक सुंदर राजकुमार था, जिसका नाम कार्तिक था। वो बहुत बहादुर और दयालु था। कार्तिक की एक ही इच्छा थी, माइनस अपनी सपनों की रानी को ढूंढना। उसने कई राज्यों की यात्रा की, लेकिन उसे अपनी रानी कहीं नहीं मिली। एक दिन लंबी यात्रा से उसका वफादार घोड़ा बहुत थक गया। कार्तिक ने सोचा, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। वे एक घने जादुई जंगल में रुक गए, जहां हवा में फूलों की खुशबू थी और पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। जैसे ही कार्तिक ने चारों ओर देखा, उसकी नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वो एक छोटे तालाब के पास थी, अपने घोड़े को पानी पिला रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसका नाम शिवंगी था। कार्तिक ने शिवंगी को देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा, यही तो मेरी सपनों की रानी है। वो धीरे से उसके पास गया और बोला, नमस्ते सुंदर देवी, मेरा नाम राजकुमार कार्तिक है। शिवंगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते राजकुमार, मैं शिवंगी हूँ। उन्होंने देर तक बातें की। कार्तिक को लगा कि शिवंगी बहुत समझदार और दयालु है। उसने तुरंत शिवंगी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। शिवंगी बहुत खुश हुई और उसने तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन फिर उसे याद आया कि राजपरिवार में शादी के लिए रानी माँ की अनुमति लेनी पड़ती है। क्या तुम्हारी माँ मानेंगी? उसने पूछा। कार्तिक अपने महल लौट आया और अपनी माँ रानी माँ से मिला। उसने उन्हें शिवंगी के बारे में बताया। रानी माँ ने कहा, नहीं कार्तिक, तुम एक साधारण लड़की से शादी नहीं कर सकते। कार्तिक ने रानी माँ को समझाया कि शिवंगी कितनी अच्छी और नेक दिल वाली है। उसने कहा, माँ, वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि उसका दिल भी सोने का है। वो हमारे राज्य के लिए एक अद्भुत रानी बनेगी। रानी माँ ने कार्तिक की आंखों में प्यार देखा और अंततः मान गईं।
जल्द ही कार्तिक और शिवंगी की शानदार शादी हुई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। शिवंगी एक सुंदर दुल्हन लग रही थी और कार्तिक एक खुश राजकुमार। शादी के बाद राजकुमार कार्तिक और रानी शिवंगी ने मिलकर एक नया राज्य बनाया। उन्होंने उस राज्य का नाम प्यार का राज्य रखा। वे हमेशा खुश रहे और सभी से प्यार और दया से पेश आए। प्यार का राज्य। एक बार की बात है, एक सुंदर राज्य में राजकुमार कार्तिक रहते थे। उनका दिल एक सपनों की रानी की तलाश में था और वह उस ढूंढने के लिए निकल पड़े। कार्तिक ने पहाड़ों, नदियों और घानेरे जंगलों को पार किया, लेकिन उनकी तलाश पूरी नहीं हुई। एक दिन उनका घोड़ा बहुत थक गया और वह एक घने जंगल में रुक गए। जब कार्तिक अपने घोड़े को आराम दे रहे थे, तभी उन्होंने एक झिलमिलाती रोशनी देखी। एक सुंदर लड़की, जिसका नाम नायरा था, अपने घोड़े को पानी पिला रही थी। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कार्तिक ने नायरा को देखा और उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने सपनों की रानी को पा लिया है। उनकी आंखों में प्यार भर गया। नायरा ने भी कार्तिक को देखा और उनके दिल में भी कुछ खास महसूस हुआ। कार्तिक ने नायरा से बात की और उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया। कार्तिक ने तुरंत नायरा से शादी करने का फैसला कर लिया। उन्होंने नायरा को एक चमकता हुआ जादुई डंडा भेंट किया। लेकिन जब कार्तिक अपनी मां महारानी के पास गए और नायरा से शादी करने की इच्छा बताई, तो महारानी इस विवाह के खिलाफ थी। उन्हें लगा कि नायरा उनके राज्य के लिए सही नहीं है। कार्तिक ने अपनी मां को बहुत प्यार से समझाया कि नायरा कितनी अच्छी और नेक दिल है। उन्होंने बताया कि नायरा ही उनकी सच्ची खुशी है। आखिरकार महारानी मान गई और उन्होंने नायरा को अपनाया। जल्द ही कार्तिक और नायरा की शानदार शादी हुई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की और उसका नाम प्यार का राज्य रखा, जहां सभी खुशी से रहते थे। कार्तिक और नायरा बहुत खुश था। उनके जीवन में एक नई खुशी आई जब उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम कैरा रखा। कैरा बिल्कुल एक परी की तरह थी, जिसके छोटे छोटे पंख थे। समय बीता और नन्ही कैरा एक खूबसूरत राजकुमारी बन गई। वह अपने माता पिता के राज्य में प्यार और खुशी फैलाती थी, बिल्कुल उनकी तरह। हमेशा खिले रहते। रोशनी पुष्प की परियां। एक जादुई जंगल में, जहां फूल हमेशा खिले रहते थे और हवा में मीठी खुशबू तैरती रहती थी, वहां एक प्यारी परी रहती थी, जिसका नाम आरोही था। वो अपनी लाल पोशाक में बहुत चंचल और खुश रहती थी। इसी जंगल के दूसरे छोर पर, जहां रात की चांदनी पत्तियों से छनकर आती थी, निशा नाम की एक शांत और समझदार परी रहती थी। उसकी बैंगनी पोशाक तारों जैसी चमकती थी। और एक बहती हुई नदी के पास, जहां पानी हमेशा कलकल करता था, दिव्या नाम की एक शांत और दयालु परी रहती थी। उसकी नीली पोशाक आसमान और पानी की तरह चमकती थी। एक दिन तीनों परियां अपनी पसंदीदा मिलने की जगह पर इकट्ठा हुईं, लेकिन आज कुछ अलग था। जंगल का सबसे महत्वपूर्ण फूल, रोशनी पुष्प, मुरझा रहा था। दिव्या ने बताया, रोशनी पुष्प को बचाने के लिए हमें अमृत बिंदु खोजना होगा। यह एक जादुई बूंद है जो इसे फिर से जीवन दे सकती है। तीनों परियों ने मिलकर अमृत बिंदु की तलाश में अपनी यात्रा शुरू की। वे घने जंगल से उड़ते हुए जादुई रास्तों पर आगे बढ़ीं। रास्ते में उन्हें एक विशाल कांटेदार झाड़ी मिली, जिसने उनका रास्ता रोक दिया था। आरोही ने अपनी फुर्ती और सूझबूझ से एक जादुई रास्ता बनाया। आगे चलकर वे एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंची। निशा ने अपनी समझदारी से गुफा के अंदर सही रास्ता ढूंढा, जहां से एक हल्की चमक आ रही थी। गुफा के अंदर एक चमकते हुए क्रिस्टल पर अमृत बिंदु चमक रहा था। दिव्या ने धीरे से उसे उठाया और अपनी छोटी सी बोतल में रख लिया। परियां वापस लौटी और अमृत बिंदु को रोशनी पुष्प पर डाला। देखते ही देखते फूल फिर से खिल उठा और पूरे जंगल में उसकी जादुई रोशनी फैल गई। तीनों परियां खुशी से झूम उठीं। जादुई कमल। जादुई कमल, द मैजिकल लोटस। एक छोटे से गांव में पल्लवी नाम की एक लड़की रहती थी। उसे अपने गांव के पास के हरे भरे जंगल से बहुत प्यार था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पल्लवी जंगल में घूमने निकल पड़ती थी। उसे पेड़ों की फुसफुसाहट और पक्षियों का मीठा संगीत सुनना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो और गहरे जंगल में गई, तो उसे एक अनोखी चमक दिखाई दी। ये चमक पेड़ों के पीछे से आ रही थी। पल्लवी धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ी। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने देखा कि वो चमक एक छोटे से तालाब से आ रही थी। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ों का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था।
और तालाब के बीच में एक कमल का फूल अपनी पंखुड़ियां खोल रहा था, जिससे एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पल्लवी ने कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। वो मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रही। उसने सोचा, ये तो मेरे गांव वालों को भी दिखाना चाहिए। वो खुशी खुशी वापस अपने गांव की ओर भागी। गांव पहुंचकर उसने सबको उस जादुई कमल के बारे में बताया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन पल्लवी के कहने पर कुछ गांव वाले उसके साथ जंगल में गए। जब उन्होंने अपनी आंखों से वो चमक देखी तो वे सब हैरान रह गए। उस दिन से वो जादुई कमल गांव वालों के लिए खुशी और उम्मीद का प्रतीक बन गया, और पल्लवी हमेशा की तरह जंगल की प्यारी दोस्त बनी रही। जॉय और रोहन की कहानी, जॉय एंड रोहन स्टोरी। एक छोटे से शहर में जॉय नाम की एक लड़की रहती थी। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। उसकी दुनिया कहानियों और कल्पनाओं से भरी थी। एक दिन उसके पड़ोस में एक नया लड़का आया। उसका नाम रोहन था। रोहन भी कहानियों का शौकीन था, खासकर रोमांचक कहानियों का। जॉय ने रोहन को पहली बार पार्क में देखा। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, अपनी पसंदीदा कॉमिक बुक पढ़ रहा था। जॉय को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसकी किताबों के प्रति दी। तारा और तारों का गीत। एक समय की बात है, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम तारा था। उसे रात के तारे और अपनी पुरानी गिटार बहुत पसंद थी। जब तारा अपनी गिटार बजाती थी तो ऐसा लगता था जैसे तारे भी उसके साथ झूमने लगते थे। एक रात तारा ने देखा कि एक छोटा तारा उदास और धीमा चमक रहा था। उसकी चमक कहीं खो गई थी। तारा ने सोचा, मुझे इस तारे की मदद करनी चाहिए। तभी उसकी गिटार हल्की हल्की चमकने लगी। गिटार की चमक उसे तारों भरे रास्ते पर ले गई। वो बादलों के ऊपर उड़ने लगी। आखिरकार वो उदास तारे के पास पहुंच गई। तारे ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अपना गीत खो दिया है। तारा ने अपनी गिटार उठाई और तारे के लिए एक मीठा, सुकून भरा गीत बजाया। जैसे ही तारा ने बजाना जारी रखा, तारे की चमक वापस आने लगी। वो फिर से खुशी से चमक उठा। तारे ने तारा को धन्यवाद दिया। तारा का दिल खुशी से भर गया। उसने एक दोस्त की मदद की थी। तारा अपनी गिटार के साथ घर लौट आई। उसे पता था कि उसकी धुनें हमेशा दुनिया में खुशियां ला सकती हैं। इंद्रधनुष वन और खौफनाक जादूगर। एक जादुई दुनिया थी जिसका नाम था इंद्रधनुष वन। यहाँ सब कुछ रंगीन और खुशहाल था। हवा में मीठे फूलों की खुशबू तैरती थी और हर सुबह पंछी मधुर गीत गाते थे। इस वन के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जहां आरवी नाम की एक बहादुर और प्यारी लड़की रहती थी। उसे प्रकृति और उसके रहस्यों से बहुत प्यार था। वो अक्सर जंगल में घूमती और जादुई पौधों से बातें करती थी। लेकिन इस सुंदर दुनिया पर एक खतरा मंडरा रहा था। दूर एक अंधेरी गुफा में खौफनाक जादूगर विकराल रहता था। उसकी इच्छा थी कि वो इंद्रधनुष वन की सारी चमक चुरा ले और उसे अपने काले जादू से भर दे। एक दिन विकराल ने अपना काला जादू फैलाया। इंद्रधनुष वन के रंग फीके पड़ने लगे, फूल मुरझाने लगे और पंछियों का गाना बंद हो गया। हर तरफ उदासी छा गई। आरवी ने देखा कि उसका प्यारा वन अपनी चमक खो रहा है। वो बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो विकराल को रोकेगी और इंद्रधनुष वन को बचाएगी। अपनी यात्रा में आरवी को एक बूढ़ी और बुद्धिमान महिला वृंदा मिली। वृंदा ने आरवी को बताया कि विकराल को हराने के लिए उसे जीवन के अमृत की 3 बूंदें ढूंढनी होंगी, जो वन के सबसे गहरे और छिपे हुए स्थानों में मिलती हैं। आरवी ने वृंदा का आशीर्वाद लिया और अपनी खोज पर निकल पड़ी। उसकी पहली मंजिल थी चमकदार झरना, जहां पहली बूंद छिपी थी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार वो चमकदार झरने तक पहुंची। झरने के पानी में पहली बूंद चमक रही थी। आरवी ने सावधानी से उसे एक छोटी शीशी में इकट्ठा किया। दूसरी बूंद फुसफुसाती गुफा में थी, जहां हवा रहस्यमयी बातें करती थी। आरवी ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके गुफा के रहस्यों को सुलझाया और दूसरी बूंद प्राप्त की। तीसरी और आखिरी बूंद उगते सूरज की पहाड़ी पर थी, जहां पहुंचने के लिए उसे एक खतरनाक चढ़ाई करनी पड़ी। सूरज की पहली किरण के साथ उसे तीसरी बूंद मिली। तीनों बूंदों के साथ आरवी विकराल की अंधेरी गुफा की ओर बढ़ी। उसे पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी।
गुफा के अंदर आरवी ने विकराल का सामना किया। उसने तीनों बूंदों को एक साथ मिलाया और विकराल पर छिड़क दिया। बूंदों की चमक ने विकराल के काले जादू को कमजोर कर दिया और वो एक छोटे हानि रहित प्राणी में बदल गया। इंद्रधनुष वन में फिर से रंग और खुशियां लौट आईं। आरवी ने अपनी बहादुरी से अपने प्यारे वन को बचा लिया था। रोमांच, जादुई गुड़िया का रोमांच। एक जादुई वर्कशॉप में जहां चमकते धागे और सुंदर कपड़े रखे थे, 3 प्यारी गुड़िया रहती थीं। उनके नाम थे रेवा, अनिका और ईशानी। रेवा को अपनी नीली फ्रॉक बहुत पसंद थी। वो हमेशा उसमें नाचने का सपना देखती थी। अनिका को अपनी छोटी फ्रॉक में कूदना और खेलना अच्छा लगता था। और ईशानी अपनी लंबी चमकदार नीली पोशाक में हमेशा कहानियां सुनने और सुनाने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन वर्कशॉप शांत था, कोई नहीं था। अचानक एक जादुई चमक फैली और तीनों गुड़िया में जान आ गई। हम जिंदा हैं, रेवा खुशी से बोली। चलो कुछ मजेदार करते हैं, अनिका ने उछलकर कहा। ईशानी अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे लगता है कि हमें इस वर्कशॉप का पता लगाना चाहिए। शायद यहाँ कोई रहस्य छिपा है। रेवा और ईशानी ने मिलकर वर्कशॉप की खोज शुरू की। उन्होंने रंगीन धागों के ढेर देखे, चमकीले बटन और सुंदर फीते पाए। अनिका थोड़ी दूर थी, उसे एक छोटी सी चमकती सुई मिली। देखो, ये कितनी सुंदर है, उसने खुशी से कहा। ईशानी ने एक पुरानी किताब देखी जिसमें सुंदर पोशाकों के डिजाइन बने थे। ये तो जादुई पोशाकों की किताब है, उसने फुसफुसाया। रेवा और अनिका ईशानी के पास आईं। तीनों ने वादा किया कि वे हर रात वर्कशॉप में नए रोमांच खोजेंगी और सुंदर कहानियां बनाएंगी, और वे हमेशा एक दूसरे की दोस्त रहेंगी। परियों की जादुई दुनिया। एक जादुई दुनिया थी जहां रंग बिरंगी परियां रहती थीं। उनके पंख इंद्रधनुषी थे और उनकी हंसी हवा में संगीत घोल देती थी। वे हर सुबह फूलों पर ओस की बूंदों से खेलती और शाम को तारों के साथ लुका छिपी खेलती थीं। उनका जीवन खुशियों से भरा था। कभी कभी वे बादलों में छुप जाती और कभी कभी इंद्रधनुष पर फिसलती थीं। उनकी दुनिया में हर दिन एक नया रोमांच होता था। परियों की रानी अनाया सबसे प्यारी और समझदार थी। वो अपनी परियों के साथ मिलकर खूब मजा करती थी। एक दिन 2 छोटी परियां लिली और रोजी एक चमकते हुए जादुई फूल को लेकर झगड़ पड़ी। दोनों उसे अपना बनाना चाहती थीं। अनाया ने देखा और उनके पास उड़कर आई। उसने प्यार से समझाया कि साझा करने से खुशी बढ़ती है, कम नहीं होती। लिली और रोजी ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराई और फूल को साझा करने का फैसला किया। उनकी दोस्ती फिर से खिल उठी। एक दिन दूर के राज्य से एक साहसी राजकुमार ध्रुव जंगल में रास्ता भटक गया। वो एक रहस्यमयी चमक का पीछा करते हुए परियों की दुनिया में आ पहुंचा। अनाया ने उसे देखा। वो हैरान थी कि एक इंसान उनकी दुनिया में कैसे आ गया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। ध्रुव परियों की दुनिया की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कभी ऐसी जगह की कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे अनाया और ध्रुव एक दूसरे से मिले। उन्होंने अपनी दुनिया की कहानियां साझा की और एक दूसरे को जानने लगे। उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। ध्रुव अनाया की दयालुता और बुद्धि से प्रभावित था और अनाया ध्रुव के साहस और नेक दिल से। उन्होंने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया। परियों की दुनिया और ध्रुव के राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों राज्यों ने मिलकर उनकी शादी की तैयारी की। परियां अपने जादुई स्पर्श से सब कुछ सजा रही थी और ध्रुव के लोग भव्य व्यवस्था कर रहे थे। अंत में अनाया और ध्रुव ने शादी कर ली। उनकी शादी परियों और इंसानों के बीच दोस्ती और प्यार का प्रतीक बन गई और वे खुशी खुशी रहने लगे। राजकुमारी शिवांगी की कहानी। राजकुमारी शिवांगी और उनकी छोटी बहन शीतली एक सुंदर राज्य की 2 प्यारी राजकुमारियां थीं। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और हमेशा साथ रहती थीं। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार समर से शिवांगी मिली। उनकी मुलाकात एक शाही उत्सव में हुई थी और जल्द ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। शिवांगी का दिल राजकुमार समर के लिए धड़कता था। वो अपने भविष्य के सपने बुनने लगी थी जिसमें राजकुमार समर उसके साथ था। लेकिन एक दिन राजकुमार समर ने शिवांगी का दिल तोड़ दिया। उसने किसी और से शादी करने का फैसला किया, जिससे शिवांगी बहुत दुखी हुई। शिवांगी का दिल टूट गया था। वो कई दिनों तक उदास और खामोश रहीं। उनकी बहन शीतली ने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की। एक दिन शिवांगी ने महसूस किया कि उन्हें खुद के लिए मजबूत बनना होगा।
उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि वो अपने परिवार और अपने राज्य के लिए खड़ी होंगी। उन्होंने अपनी बहन शीतली के साथ मिलकर राज्य के लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई नए काम किए। जैसे जैसे शिवांगी अपने काम में व्यस्त होती गई, उनका दिल धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें अपनी ताकत और अपने परिवार के प्यार में सच्चा सुख मिला। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के नेक और दयालु राजकुमार विहान उनके राज्य में आए। उन्होंने शिवांगी की निस्वार्थ सेवा और शक्ति को देखा। शिवांगी ने फिर से प्यार पाया, लेकिन इस बार ये एक ऐसा प्यार था जो उनकी स्वतंत्रता और उनके परिवार के प्रति उनके समर्पण का सम्मान करता था। वो एक मजबूत और खुश राजकुमारी थी। नागिन, नागमणि का रहस्य। एक घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर के पास रेवती नाम की एक सुंदर युवती रहती थी। उसकी आंखें रहस्यमयी थी और उसके बाल लहराते हुए जैसे जंगल की हवा में नाच रहे हों। पर रेवती केवल एक साधारण युवती नहीं थी। वो एक इच्छाधारी नागिन थी जो एक अमूल्य नागमणि की रक्षक थी। पूर्णिमा की रात में वो अपने असली रूप में आती थी, जिसकी चमक चांदनी से भी अधिक थी। दूर एक अंधेरी गुफा में दुर्जन नाम का एक क्रूर व्यक्ति रहता था। उसकी आंखें लालच से भरी थी और उसका एकमात्र लक्ष्य नागमणि को हथियाना था, ताकि वो असीमित शक्ति प्राप्त कर सके। एक रात दुर्जन ने अपने सैनिकों को रेवती के जंगल में भेजा। वे नागमणि की तलाश में थे और जंगल में हर तरफ विनाश फैला रहे थे। रेवती ने अपने नागिन रूप में उनका सामना किया। लड़ाई भयंकर थी। रेवती ने कई सैनिकों को हराया, लेकिन एक सैनिक ने उसे धोखे से घायल कर दिया। दर्द से कराहती हुई वो अपने मानव रूप में वापस आ गए और जंगल से भाग निकली। वो एक छोटे से गांव के पास पहुंची, जहां अर्जुन नाम का एक दयालु युवक रहता था। अर्जुन ने उसे बेहोश पाया और तुरंत उसकी मदद की। वो उसे अपने घर ले गया और उसकी देखभाल की। दिनों तक अर्जुन ने रेवती की देखभाल की। रेवती धीरे धीरे ठीक हो गई और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। रेवती को अर्जुन की सच्चाई और दयालुता बहुत पसंद आई, लेकिन वो अपनी असली पहचान छुपाए हुए थी। लेकिन दुर्जन ने रेवती का पीछा नहीं छोड़ा था। उसके जासूसों ने उसे गांव में ढूंढ निकाला। एक दिन दुर्जन अपने सैनिकों के साथ गांव पर हमला करने आ पहुंचा, नागमणि को हथियाने के लिए। गांव वालों को बचाने के लिए रेवती को अपना रहस्य उजागर करना पड़ा। दुर्जन जब अर्जुन पर हमला करने वाला था, तब रेवती अपने नागिन रूप में आ गई। अर्जुन चौंक गया, पर उसने रेवती पर भरोसा किया। रेवती और अर्जुन ने मिलकर दुर्जन का सामना किया। नागमणि की शक्ति रेवती के साथ थी और अर्जुन की बहादुरी ने उसे और मजबूत बना दिया। उन्होंने दुर्जन के सैनिकों को खदेड़ दिया। अंत में दुर्जन हार गया और भाग निकला। गांव सुरक्षित था और नागमणि भी। अर्जुन ने रेवती को उसके असली रूप में स्वीकार कर लिया और उनके प्यार ने एक नई कहानी शुरू की। रेवती और अर्जुन ने मिलकर नागमणि और अपने गांव की रक्षा करने का प्रण लिया। उनका प्यार और उनकी शक्ति हमेशा उनके साथ रहेगी, एक ऐसी दुनिया में जहां अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। पंखों वाली आध्या और जादुई जंगल। एक घने जादुई जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी बस्ती में आध्या नाम की एक बच्ची रहती थी। उसके पास काले पंखों का एक सुंदर जोड़ा था जो उसे सबसे अलग बनाता था। वो अक्सर सोचती थी कि उसके पंख क्यों हैं। आध्या को अपने पंखों से उड़ना बहुत पसंद था, लेकिन वो हमेशा अपनी बस्ती से दूर नहीं जाती थी। एक दिन खेलते खेलते उसे जंगल में एक छिपा हुआ रास्ता मिला जो पहले कभी नहीं देखा था। रास्ता उसे एक पुरानी रहस्यमयी गुफा की ओर ले गया। गुफा के अंदर एक चमकती हुई रोशनी थी और आध्या को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो धीरे धीरे अंदर चली गई। गुफा के अंदर उसे एक बूढ़ी महिला मिली जिसके चेहरे पर ज्ञान और शांति थी। उनका नाम वृंदा था और वे जंगल की सबसे पुरानी संरक्षक थी। वृंदा ने आध्या को बताया कि उसके पंख कोई साधारण पंख नहीं थे। वे उसे एक प्राचीन भूली हुई जादुई दुनिया से जोड़ते थे जहां हर चीज में जादू था। वृंदा ने आध्या को एक शरारती वन परी चीकू से मिलवाया। चीकू एक छोटा चमकीला जीव था जो हमेशा मस्ती करता रहता था और वो आध्या का नया दोस्त बन गया। चीकू ने आध्या को जंगल के उन रहस्यों के बारे में बताया जो केवल पंखों वाले ही जान सकते थे। उन्होंने मिलकर जंगल के हर कोने का पता लगाया और आध्या ने अपने पंखों की असली शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया। एक दिन जंगल पर एक अजीब सा अंधेरा छा गया। पेड़ मुरझाने लगे और नदियां सूखने लगीं। वृंदा ने बताया कि जंगल का जादू कमजोर पड़ रहा था। आध्या जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। अपने पंखों की शक्ति का उपयोग करके उसने जंगल के दिल तक उड़ान भरी, जहां एक प्राचीन जादुई क्रिस्टल था।
उसने क्रिस्टल को छुआ और उसके पंखों से एक चमकदार रोशनी निकली जिसने पूरे जंगल को फिर से रोशन कर दिया। पेड़ हरे भरे हो गए, नदियां फिर से बहने लगीं और जंगल का जादू वापस आ गया। आद्या ने अपने पंखों और अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था। परियों की जादुई दुनिया। एक जादुई दुनिया थी जहां रंग बिरंगी परियां रहती थीं। उनके पंख इंद्रधनुषी थे और उनकी हंसी हवा में संगीत घोल देती थी। वे हर सुबह फूलों पर ओस की बूंदों से खेलती और शाम को तारों के साथ लुका छिपी खेलती थीं। उनका जीवन खुशियों से भरा था। कभी कभी वे बादलों में छुप जाती और कभी कभी इंद्रधनुष पर फिसलती थीं। उनकी दुनिया में हर दिन एक नया रोमांच होता था। परियों की रानी अनाया सबसे प्यारी और समझदार थी। वो अपनी परियों के साथ मिलकर खूब मजा करती थी। एक दिन दो छोटी परियां लिली और रोजी एक चमकते हुए जादुई फूल को लेकर झगड़ पड़ी। दोनों उसे अपना बनाना चाहती थीं। अनाया ने देखा और उनके पास उड़कर आई। उसने प्यार से समझाया कि साझा करने से खुशी बढ़ती है, कम नहीं होती। लिली और रोजी ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराई और फूल को साझा करने का फैसला किया। उनकी दोस्ती फिर से खिल उठी। एक दिन दूर के राज्य से एक साहसी राजकुमार ध्रुव जंगल में रास्ता भटक गया। वो एक रहस्यमयी चमक का पीछा करते हुए परियों की दुनिया में आ पहुंचा। अनाया ने उसे देखा। वो हैरान थी कि एक इंसान उनकी दुनिया में कैसे आ गया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। ध्रुव परियों की दुनिया की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कभी ऐसी जगह की कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे अनाया और ध्रुव एक दूसरे से मिले। उन्होंने अपनी दुनिया की कहानियां साझा की और एक दूसरे को जानने लगे। उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। ध्रुव अनाया की दयालुता और बुद्धि से प्रभावित था और अनाया ध्रुव के साहस और नेक दिल से। उन्होंने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया। परियों की दुनिया और ध्रुव के राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों राज्यों ने मिलकर उनकी शादी की तैयारी की। परियां अपने जादुई स्पर्श से सब कुछ सजा रही थी और ध्रुव के लोग भव्य व्यवस्था कर रहे थे। अंत में अनाया और ध्रुव ने शादी कर ली। उनकी शादी परियों और इंसानों के बीच दोस्ती और प्यार का प्रतीक बन गई और वे खुशी खुशी रहने लगे। रोशनी पुष्प की परियां। एक जादुई जंगल में जहां फूल हमेशा खिले रहते थे और हवा में मीठी खुशबू तैरती रहती थी, वहां एक प्यारी परी रहती थी जिसका नाम आरोही था। वो अपनी लाल पोशाक में बहुत चंचल और खुश रहती थी। इसी जंगल के दूसरे छोर पर जहां रात की चांदनी पत्तियों से छनकर आती थी, निशा नाम की एक शांत और समझदार परी रहती थी। उसकी बैंगनी पोशाक तारों जैसी चमकती थी। और एक बहती हुई नदी के पास जहां पानी हमेशा कलकल करता था, दिव्या नाम की एक शांत और दयालु परी रहती थी। उसकी नीली पोशाक आसमान और पानी की तरह चमकती थी। एक दिन तीनों परियां अपनी पसंदीदा मिलने की जगह पर इकट्ठा हुईं, लेकिन आज कुछ अलग था। जंगल का सबसे महत्वपूर्ण फूल रोशनी पुष्प मुरझा रहा था। दिव्या ने बताया, रोशनी पुष्प को बचाने के लिए हमें अमृत बिंदु खोजना होगा। यह एक जादुई बूंद है जो इसे फिर से जीवन दे सकती है। तीनों परियों ने मिलकर अमृत बिंदु की तलाश में अपनी यात्रा शुरू की। वे घने जंगल से उड़ते हुए जादुई रास्तों पर आगे बढ़ीं। रास्ते में उन्हें एक विशाल कांटेदार झाड़ी मिली जिसने उनका रास्ता रोक दिया था। आरोही ने अपनी फुर्ती और सूझबूझ से एक जादुई रास्ता बनाया। आगे चलकर वे एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंची। निशा ने अपनी समझदारी से गुफा के अंदर सही रास्ता ढूंढा, जहां से एक हल्की चमक आ रही थी। गुफा के अंदर एक चमकते हुए क्रिस्टल पर अमृत बिंदु चमक रहा था। दिव्या ने धीरे से उसे उठाया और अपनी छोटी सी बोतल में रख लिया। परियां वापस लौटी और अमृत बिंदु को रोशनी पुष्प पर डाला। देखते ही देखते फूल फिर से खिल उठा और पूरे जंगल में उसकी जादुई रोशनी फैल गई। तीनों परियां खुशी से झूम उठीं। जादुई कमल, द मैजिकल लोटस। एक छोटे से गांव में पल्लवी नाम की एक लड़की रहती थी। उसे अपने गांव के पास के हरे भरे जंगल से बहुत प्यार था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पल्लवी जंगल में घूमने निकल पड़ती थी। उसे पेड़ों की फुसफुसाहट और पक्षियों का मीठा संगीत सुनना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो और गहरे जंगल में गई तो उसे एक अनोखी चमक दिखाई दी। ये चमक पेड़ों के पीछे से आ रही थी। पल्लवी धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ी। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने देखा कि वो चमक एक छोटे से तालाब से आ रही थी।
तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ों का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था, और तालाब के बीच में एक कमल का फूल अपनी पंखुड़ियां खोल रहा था, जिससे एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पल्लवी ने कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। वो मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रही। उसने सोचा, ये तो मेरे गांव वालों को भी दिखाना चाहिए। वो खुशी खुशी वापस अपने गांव की ओर भागी। गांव पहुंचकर उसने सबको उस जादुई कमल के बारे में बताया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन पल्लवी के कहने पर कुछ गांव वाले उसके साथ जंगल में गए। जब उन्होंने अपनी आंखों से वो चमक देखी तो वे सब हैरान रह गए। उस दिन से वो जादुई कमल गांव वालों के लिए खुशी और उम्मीद का प्रतीक बन गया, और पल्लवी हमेशा की तरह जंगल की प्यारी दोस्त बनी रही। जॉय की कला की दुनिया। एक समय की बात है, एक कलाकार थी जिसका नाम जॉय था। उसकी दुनिया सिर्फ कला से भरी थी। वो हर दिन कुछ नया बनाती थी और उसके बनाए हुए हर चीज में उसका दिल बसता था। जॉय को अपनी कला से बहुत प्यार था। वो घंटों तक अपनी छोटी छोटी कृतियों को निहारती रहती थी और हर बार उसे एक नई कहानी दिखती थी। उसने एक गुड़िया बनाई जिसका नाम उसने आशा रखा। आशा हमेशा मुस्कुराती रहती थी और जॉय के चेहरे पर भी मुस्कान ले आती थी। फिर उसने एक और गुड़िया बनाई जिसे उसने धैर्य कहा। धैर्य एक शांत और सुंदर गुड़िया थी जो हमेशा जॉय को याद दिलाती थी कि हर अच्छी चीज में समय लगता है। जॉय के दोस्त और परिवार भी उसकी कला को बहुत पसंद करते थे। वे अक्सर उसके स्टूडियो आते थे और उसकी नई कृतियों को देखकर हैरान रह जाते थे। एक दिन जॉय ने एक बहुत ही खास पेंटिंग बनाई। ये एक दुल्हन की तस्वीर थी जिसमें बहुत सारे रंग और भावनाएं थीं। उसके दोस्तों ने पेंटिंग देखकर कहा, जॉय ये कितनी सुंदर है, तुमने इसमें अपनी आत्मा डाल दी है। जॉय की दुनिया में हर दिन एक नया रंग, एक नई कहानी और एक नई रचना होती थी। वो अपनी कला से खुश थी और उसकी कला से दूसरों को भी खुशी मिलती थी। कभी कभी वो एक परी गुड़िया भी बनाती थी जिसके पंख होते थे। ये गुड़िया उसे सिखाती थी कि सपने हमेशा सच हो सकते हैं। जॉय जानती थी कि उसकी कला सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो उसकी कृतियों में खुशी और प्रेरणा पाते थे। और इस तरह जॉय अपनी रंगीन दुनिया में हमेशा खुश रहती थी। गुड़िया की जादुई दुनिया। एक समय की बात है, एक जादुई गुड़िया थी जिसका नाम अन्वेषा था। वो एक खूबसूरत नीले रंग की पोशाक पहनती थी और उसके बाल भूरे और चमकदार थे। अन्वेषा एक ऐसी दुनिया में रहती थी जहां सब कुछ खिलौनों से बना था। अन्वेषा को हर दिन नए रोमांच की तलाश रहती थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया के हर कोने को जानना चाहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा सा टेडी बेयर था जिसका नाम रूई था, जो हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन अन्वेषा को अपने बगीचे में एक चमकती हुई चाबी मिली। ये चाबी किसी भी दरवाजे से अलग दिखती थी जो उसने पहले देखा था। ये किस चीज की चाबी हो सकती है? उसने रूई से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। रूई ने अपनी छोटी सी नाक से चाबी को छुआ। शायद ये किसी छिपे हुए खजाने की चाबी है, उसने फुसफुसाया। अन्वेषा उत्साहित हो गई। उन्होंने तुरंत चाबी के लिए एक ताला खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने खिलौनों की किताबों की दुकान, कैंडी की दुकान और यहाँ तक कि छोटे से खिलौने वाले पार्क में भी खोज की, लेकिन कोई भी ताला उस चाबी से मेल नहीं खाता था। अन्वेषा थोड़ी निराश होने लगी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उन्होंने एक पुरानी धूल भरी अलमारी देखी जो उनके घर के पीछे छिपी हुई थी। अन्वेषा ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। बक्से पर एक छोटा सा ताला लगा था, बिल्कुल उसी चाबी जैसा जो अन्वेषा को मिली थी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने चाबी डाली और धीरे से घुमाया। क्लिक! एक नरम आवाज हुई। बक्सा खुला और अंदर एक चमकता हुआ नक्शा था। ये नक्शा उनकी दुनिया के उन हिस्सों को दिखाता था जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। एक जादुई जंगल और एक चमकती हुई नदी। अन्वेषा और रूई ने फैसला किया कि वे इस नए रोमांच पर निकलेंगे। उन्होंने अपने छोटे से बैकपैक में कुछ कैंडी और पानी की बोतलें रखीं। उनकी जादुई दुनिया में और भी बहुत कुछ खोजना बाकी था, और इसलिए अन्वेषा और रूई ने अपनी जादुई यात्रा शुरू की, ये जानते हुए कि हर दिन एक नया रहस्य और एक नया दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। उनकी दुनिया वास्तव में असीमित थी।
जॉय की कला की दुनिया। एक समय की बात है, एक कलाकार थी जिसका नाम जॉय था। उसकी दुनिया सिर्फ कला से भरी थी। वो हर दिन कुछ नया बनाती थी और उसके बनाए हुए हर चीज में उसका दिल बसता था। जॉय को अपनी कला से बहुत प्यार था। वो घंटों तक अपनी छोटी छोटी कृतियों को निहारती रहती थी और हर बार उसे एक नई कहानी दिखती थी। उसने एक गुड़िया बनाई जिसका नाम उसने आशा रखा। आशा हमेशा मुस्कुराती रहती थी और जॉय के चेहरे पर भी मुस्कान ले आती थी। फिर उसने एक और गुड़िया बनाई जिसे उसने धैर्य कहा। धैर्य एक शांत और सुंदर गुड़िया थी जो हमेशा जॉय को याद दिलाती थी कि हर अच्छी चीज में समय लगता है। जॉय के दोस्त और परिवार भी उसकी कला को बहुत पसंद करते थे। वे अक्सर उसके स्टूडियो आते थे और उसकी नई कृतियों को देखकर हैरान रह जाते थे। एक दिन जॉय ने एक बहुत ही खास पेंटिंग बनाई। ये एक दुल्हन की तस्वीर थी जिसमें बहुत सारे रंग और भावनाएं थीं। उसके दोस्तों ने पेंटिंग देखकर कहा, जॉय ये कितनी सुंदर है, तुमने इसमें अपनी आत्मा डाल दी है। जॉय की दुनिया में हर दिन एक नया रंग, एक नई कहानी और एक नई रचना होती थी। वो अपनी कला से खुश थी और उसकी कला से दूसरों को भी खुशी मिलती थी। कभी कभी वो एक परी गुड़िया भी बनाती थी जिसके पंख होते थे। ये गुड़िया उसे सिखाती थी कि सपने हमेशा सच हो सकते हैं। जॉय जानती थी कि उसकी कला सिर्फ उसके लिए नहीं थी बल्कि उन सभी के लिए थी जो उसकी कृतियों में खुशी और प्रेरणा पाते थे। और इस तरह जॉय अपनी रंगीन दुनिया में हमेशा खुश रहती थी। 90 के दशक की मीठी यादें, स्वीट मेमोरीज ऑफ द 90। 90 के दशक की बात है जब गलियां खिलखिलाहट से गूंजती थीं और हर शाम एक नई कहानी लेकर आती थी। हमारी अंजलि, एक छोटी सी लड़की, इन्हीं गलियों में पली बढ़ी। उसे किताबों से बहुत प्यार था। वो बचपन की शामें, वो कागज की कश्ती, याद आती है अब भी वो सादगी सस्ती। अंजलि का दिन सुबह की ताज़ी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होता था। कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस खुली हवा और ढेर सारी किताबें। वो अक्सर अपनी दादी के पास बैठकर कहानियां सुनती थी। दादी कमला उसे हमेशा पुराने किस्से सुनाती, राजा रानियों की कहानियां और परियों के गीत। अंजलि को लगता था कि दादी की हर कहानी में एक जादू है। एक दिन अंजलि ने दादी से पूछा, दादी, क्या 90 के दशक में सब कुछ इतना शांत और सुंदर था? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी, तब रिश्तों में गर्माहट थी और हर चीज में ठहराव। रिश्तों की डोर थी मजबूत, दिल थे सच्चे। 90 की यादें आज भी लगती हैं अच्छे। अंजलि को याद आया कैसे शाम को सारे बच्चे मिलकर गलियों में खेलते थे, खो खो, स्टापू और पकड़म पकड़ाई। कोई किसी को बुलाने के लिए फोन नहीं करता था, बस आवाज लगाता था। गर्मियों की दोपहर में जब बिजली चली जाती थी तो सब छत पर इकट्ठा हो जाते थे। चांदनी रात में कहानियां सुनना और ठंडी हवा का मजा लेना, यही उनका मनोरंजन था। त्योहारों पर पूरा मोहल्ला एक साथ सजता था। मिठाइयों की खुशबू, रंगोली के रंग और ढोल की थाप, सब मिलकर एक अद्भुत समा बांधते थे। त्योहारों की रौनक, वो मिलकर मनाना, एक दूजे के सुख दुख में हाथ बटाना। अंजलि ने सोचा, आज भी वो सादगी और अपनापन कहीं खो सा गया है। अब बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और कहानियां सिर्फ किताबों में मिलती हैं। पर अंजलि जानती थी कि 90 के दशक की यादें हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगी। वो पल, वो बातें, वो रिश्ते, सब एक अनमोल खजाना थे। और हर बार जब वो कोई पुरानी किताब खोलती तो उसे लगता जैसे वो फिर से उसी सुनहरे दौर में पहुंच गई है जहां हर कहानी में एक मीठी याद छिपी है। किताबों के पन्ने, वो पुरानी यादें, 90 का दौर, अनमोल सौगातें। जॉय और अजय की प्रेम कहानी। फ्लिपकार्ट के बड़े से दफ्तर में जहां हर दिन हजारों चेहरे मिलते वहीं मिली जॉय और अजय। दोनों अलग अलग शिफ्ट में काम करते पर उनकी आंखों में एक जैसी चमक थी। पहली नज़र में ही उनके दिलों में एक अनजानी सी खिंचव महसूस हुई, जैसे दो सितारे एक दूसरे की तरफ खींचे चले ए रहे हों। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी लंच ब्रेक में, कभी शिफ्ट खत्म होने के बाद। उनकी बातों में दोस्ती की शुरुआत थी, हंसी और खुशी से भरी। हर बात पर उनकी नजरें मिलती और एक मीठी सी शर्म उनके चेहरों पर ए जाती। फिर एक दिन किस्मत ने उन्हें एक ही शिफ्ट में मिला दिया। अब फ्लैट उन्हें ज्यादा वक्त मिलने लगा और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। हर दिन एक नया किस्सा बनने लगा। कभी अजय जॉय की हेल्प करता, कभी जॉय अजय को कॉफी ऑफर करती। उनकी डेस्क पर हंसी मजाक का माहौल रहता। दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। हर पल एक दूसरे के साथ बिताना उन्हें अच्छा लगने लगा। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी जब भी वो एक दूसरे को देखते।
एक शाम पार्क में बैठे दी सूरज डूब रहा था और उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा। एक अनोखा एहसास था वो। अजय जॉय से मिलने के लिए मिलो पैदल चलकर जाता था, चाहे कितनी भी बारिश हो या गर्मी। यूज जॉय की एक झलक देखना भी सुकून देता था। उसकी मेहनत में सिर्फ प्यार था। एक बार तो वो बारिश में पूरा भीग गया था, बस जॉय को उसकी फेवरेट चॉकलेट देने के लिए। एक दिन अजय ने जॉय को सरप्राइज करने का सोचा। वो एक खूबसूरत केक लेकर निकला, पर रात हो चुकी थी और जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। वो उदास हो गया। उसका दिल टूट सा गया था, क्योंकि वो जॉय के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। उदासी में उसने जॉय को कॉल किया सॉरी बोलने के लिए, पर यूएस रात उनके दिल की बातें जुबान पर ए गईं। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। मुझे तुमसे प्यार है जॉय, अजय ने धीरे से कहा। जॉय ने भी उतने ही प्यार से जवाब दिया, मुझे भी तुमसे प्यार है अजय। और फिर उन्होंने एक दूसरे के प्रपोजल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। उनकी प्रेम कहानी की एक नई शुरुआत हुई, जिसमें दोस्ती से बढ़कर कुछ था। उनके दिलों में एक नई उमंग और खुशी थी, जैसे उन्होंने अपनी दुनिया ढूंढ ली हो। उनकी जिंदगी में कभी थोड़ी लड़ाई होती, कभी कोई सॉरी बोलता, कभी प्यार से मनाते, कभी झगड़ा करते, कभी कॉल ब्लॉक करते और फिर मनाते। एक बार तो अजय ने जॉय का कॉल गुस्से में काट दिया था और जॉय ने 2 दिन तक उससे बात नहीं की। फिर अजय ने उसके पसंद के फूल और एक सॉरी कार्ड भेजकर यूज मनाया। ये सब उनके रिश्ते का हिस्सा बन गया था। देखते ही देखते दिन गुजर गए और उन्होंने शादी कर ली। फ्लैट वो सिर्फ 2 दोस्त या प्रेमी नहीं, बल्कि जीवनसाथी उनका प्यार और भी गहरा हो गया था। शादी के दिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार और भविष्य के सपने थे। अब भी वो दोनों एक साथ कंपनी जाते थे। पहले जो बस में अलग अलग सीट थी, अब दोनों एक साथ वाली सीट पर बैठकर जाते थे। जॉय अजय को प्यार से राजधानी एक्सप्रेस बुलाती थी, क्योंकि वो कभी एक जगह नहीं रुकता था और हमेशा कुछ नया करने की सोचता रहता था। अजय भी जॉय को मेरी शांत नदी कहता था, क्योंकि वो उस हमेशा सुकून देती थी। अजय ने जॉय की ड्रीम बाइक यूज कर की और उस सिखाया भी। दोनों की लाइफ मजे में चल रही थी। दोनों अपनी करियर को फोकस भी कर रहे थे। एक बार बाइक चलते हुए जॉय ने गलती से एक मोड़ पर तेज ब्रेक लगा दी और अजय ने उस संभाल लिया। दोनों हंस पड़े। उनकी प्रेम कहानी एक खूबसूरत किताब की तरह थी, जिसमें हर पन्ना प्यार, हंसी और थोड़ी नोक-झोंक से भरा था। जॉय और अजय की प्रेम कहानी। एक बड़ी कंपनी के दफ्तर में, जहां कंप्यूटर की खटखटाहट और कॉफी की खुशबू हर कोने में फैली थी, वहीं जॉय और अजय की पहली मुलाकात हुई। जॉय अपने काम में मग्न थी और अजय को लगा कि वो थोड़ी घमंडी है। अजय ने उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन जॉय ने उसे बिना देखे ही जवाब दे दिया। अजय को ये बात पसंद नहीं आई और उनके बीच हल्की फुल्की बहस शुरू हो गई। दिन बीतते गए और उनकी ये नोक-झोंक धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। वे लंच ब्रेक में साथ बैठते, अपने सपनों और भविष्य के बारे में बातें करते। जॉय को अजय की सादगी और अजय को जॉय की दृढ़ता पसंद आने लगी। एक शाम शहर के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट में तारों भरी छत के नीचे अजय ने जॉय को बताया कि उसे उससे प्यार हो गया है। जॉय ने शर्माते हुए अपनी सहमति दी और उस पल से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। लेकिन हर प्रेम कहानी में चुनौतियां आती हैं। एक बार एक छोटी सी गलतफहमी ने उनके बीच दरार डाल दी। जॉय बहुत गुस्सा हो गई और उसने अजय से बात करना बंद कर दिया। अजय को जॉय के बिना एक पल भी गवारा नहीं था। उसने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जॉय नहीं मानी। आखिर में अजय ने एक बड़ा फैसला लिया। जॉय का घर उसके घर से कोसों दूर था, लेकिन अजय ने पैदल ही उससे मिलने का निश्चय किया। मीलों चलने के बाद अजय जॉय के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी आंखों में पश्चाताप और प्यार था। जॉय ने जब उसे देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने अजय को गले लगा लिया और उनकी सारी शिकायतें दूर हो गईं। एक दिन बातों ही बातों में जॉय ने अपनी एक ख्वाहिश बताई। उसे एक खास मॉडल की बाइक बहुत पसंद थी। वो हमेशा से उसे खरीदना चाहती थी, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला था। अजय ने ये बात अपने दिल में बिठा ली। उसने चुपचाप पैसे बचाने शुरू किए, ओवरटाइम किया और अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को किनारे रख दिया। वो जॉय के चेहरे पर वो खुशी देखना चाहता था। कुछ महीनों बाद जॉय के जन्मदिन पर अजय ने उसे एक बड़ा सा डिब्बा दिया। जब जॉय ने उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। डिब्बे के अंदर उसकी सपनों की बाइक की चाबी थी। ये सिर्फ एक बाइक नहीं थी, ये अजय के अथाह प्यार और समर्पण का प्रतीक थी। उनकी प्रेम कहानी अब भी जारी है, जिसमें हर दिन नया प्यार, नई समझ और एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान जुड़ता जा रहा है। जॉय और अजय ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है।
और हर बार जब वे उस बाइक पर सवार होकर निकलते तो उन्हें याद आता वो दिन, वो लड़ाई, वो रूठना मनाना और वो मीलों का सफ़र जिसने उनके प्यार को और भी मजबूत बना दिया था। अनन्या का ऑफिस एडवेंचर। ये अनन्या की पहली नौकरी थी। वो बहुत उत्साहित थी और अपने नए ऑफिस में सब कुछ सीखने के लिए तैयार थी। हर सुबह अनन्या अपने डेस्क पर आती और अपने काम में लग जाती। उसे नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना और नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद था। कभी कभी काम मुश्किल हो जाता था, लेकिन अनन्या कभी हार नहीं मानती थी। वो हमेशा समाधान खोजने की कोशिश करती थी। उसके सहकर्मी बहुत मददगार थे। वे हमेशा अनन्या की मदद करने और उसे सिखाने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन अनन्या को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ये थोड़ा डरावना था, लेकिन वो जानती थी कि वो इसे कर सकती है। उसने कड़ी मेहनत की, घंटों तक अपने कंप्यूटर पर काम करती रही और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया। आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अनन्या को अपनी उपलब्धि पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसके मैनेजर ने उसके काम की बहुत तारीफ की। अनन्या को लगा कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां अनन्या ने दोस्त बनाए और बहुत कुछ सीखा। हर दिन एक नया रोमांच था और अनन्या अपने ऑफिस के हर पल का आनंद लेती थी। आर्यन और जंगल का रोमांच। आर्यन एक बहुत ही शरारती बच्चा था। उसे हमेशा नई नई चीजें खोजने का शौक था। उसकी शरारतें कभी कभी सबको परेशान कर देती थीं, पर उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन आर्यन ने पास के घने जंगल में जाने का फैसला किया। उसकी बड़ी बहन अन्वेषा ने उसे जंगल में अकेले जाने से मना किया था, पर आर्यन कहाँ मानने वाला था। अन्वेषा को पता था कि आर्यन जरूर जंगल जाएगा। वो भी अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसके पीछे चल पड़ी ताकि वो सुरक्षित रहे। जंगल के रास्ते हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरे थे। आर्यन को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। तभी उसे एक छोटी सी तितली दिखी जो फूलों पर मंडरा रही थी। आर्यन ने सोचा, मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तितली उड़ते उड़ते जंगल में और अंदर चली गई। आर्यन भी उसके पीछे पीछे चला गया, ये भूलकर कि वो कितना अंदर आ गया था। अचानक उसे एक तोता दिखा जो पेड़ पर बैठा था। तोता बहुत सुंदर था और उसने आर्यन को देखकर नमस्ते कहा। आर्यन तोते से बात करने लगा, पर उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। वो थोड़ा घबरा गया। तभी अन्वेषा वहां पहुंची। उसने आर्यन को देखा और मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, अकेले जंगल में मत जाना, उसने प्यार से कहा। आर्यन ने अपनी बहन को गले लगा लिया। उसने वादा किया कि वो अब कभी अकेले जंगल में नहीं जाएगा। उन्होंने एक साथ घर का रास्ता खोजा और जंगल के रोमांचक सफर को याद करते हुए वापस आ गए। अनमोल रिश्ते, प्रेशियस रिलेशनशिप्स। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनन्या अक्सर खोई खोई सी रहती थी। उसे लगता था जैसे कुछ कमी है, कोई चीज़ उसे अंदर से पुकार रही है। वो अपने लैपटॉप पर काम करते हुए भी अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती, दूर पहाड़ों और हरे भरे खेतों के सपने देखती। एक शाम उसकी बड़ी बहन अदिति ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, तुम आजकल बहुत शांत रहती हो। क्यों न कुछ दिनों के लिए गांव चली जाओ? तुम्हारी दादी और मौसी तुम्हें बहुत याद करती हैं। शायद तुम्हें वहीं अपना जवाब मिल जाए। अदिति के कहने पर अनन्या ने सोचा, हाँ, शायद यही सही होगा। अनन्या ने अपनी बहन की बात मान ली और गांव जाने का फैसला किया। ट्रेन में बैठकर उसने खिड़की से बाहर देखा। हरे भरे खेत, छोटे छोटे घर और दूर दिखते पहाड़। उसका मन उत्साह और थोड़ी घबराहट से भर गया। ये एक नई शुरुआत थी। जैसे ही ट्रेन गांव के छोटे से स्टेशन पर रुकी, अनन्या ने देखा उसकी चचेरी बहनें सिया और मीरा उसे लेने आई थीं। उन्हें देखकर अनन्या के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वे गले मिली और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सिया अनन्या को गांव के हरे भरे खेतों और छोटी छोटी गलियों से होते हुए ले गई। अनन्या ने देखा कि गांव में हर चीज कितनी शांत और सुंदर थी। एक पुराने मंदिर के पास बैठकर सिया ने उसे बचपन की कहानियां सुनाई। अगले दिन अनन्या की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त रोहन से हुई। रोहन ने उसे देखकर कहा, अनन्या, तुम वापस आ गई। चलो, मैं तुम्हें गांव के कुछ ऐसे हिस्से दिखाता हूं जो तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अनन्या खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ी। रोहन अनन्या को गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर ले गया, जहां से पूरा गांव और दूर तक फैले खेत दिख रहे थे। सुबह की हल्की धुंध में वो जगह किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। अनन्या ने गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे उसका मन शांत हो गया है।
गांव में अनन्या ने अपनी छोटी चचेरी बहन खुशी के साथ बहुत समय बिताया। खुशी बहुत चंचल और प्यारी थी। वे दोनों मिलकर खेलती, हंसती और एक दूसरे को गुदगुदाती। खुशी की हंसी से अनन्या का दिल भी खिल उठता था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। पूरा गांव रोशनी और खुशियों से जगमगा उठा। सिया और मीरा ने अनन्या को भी अपने साथ नाचने और गाने के लिए खींच लिया। अनन्या ने पहली बार गांव के मेले का असली मजा लिया। गांव में बिताए उन दिनों ने अनन्या को बहुत कुछ सिखाया। शहर की भागदौड़ से दूर उसे रिश्तों की गर्माहट, प्रकृति की सुंदरता और मन की शांति मिली। छत पर बैठकर सिया के साथ सूर्यास्त देखते हुए अनन्या ने महसूस किया कि उसका दिल अब पूरी तरह से भरा हुआ था। उसे अपना जवाब मिल गया था। दिलकश परी की दास्तान, एक ख्वाबों का सफर। दिलकश परी की दास्तान, एक ख्वाबों का सफर। एक जादुई जंगल के बीचों बीच, जहां फूल इंद्रधनुषी रंगों में खिलते थे और हवा में मीठी धुनें गूंजती थीं, वहां एक दिलकश परी रहती थी। उसका नाम एलारा था और उसके पंख सुबह की ओस की तरह झिलमिलाते थे। एलारा के पास एक खास तोहफा था। वो इंसानों के नेक और सच्चे सपनों को पूरा कर सकती थी। हर रात वो तारों की रोशनी में बैठती और उन सपनों को सुनती जो हवा में तैरते थे। एक दिन एलारा ने एक बहुत ही खास सपना सुना। ये एक छोटे लड़के का सपना था जो अपने गांव के पास एक परित्यक्त बगीचे को फिर से जीवंत करना चाहता था। ये सपना इतना शुद्ध और शक्तिशाली था कि एलारा का दिल खुशी से भर गया। एलारा जानती थी कि उसे इस लड़के को ढूंढना होगा। उसने अपने जादुई जंगल को अलविदा कहा और एक नए सफर पर निकल पड़ी, जहां उसे इंसानों का गांव ढूंढना था। रास्ते में उसे एक घनी झाड़ी मिली। झाड़ी के कांटेदार तने उसके पंखों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलारा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली और झाड़ी पर हल्के से छुआ। कांटेदार तने तुरंत नरम हो गए और रास्ते से हट गए, जिससे एलारा के लिए आगे बढ़ना आसान हो गया। आखिर में एलारा एक छोटे से गांव में पहुंची। उसने देखा कि गांव के बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक लड़का उदास होकर एक टूटी हुई बाड़ के पास बैठा था। यही वो लड़का था जिसका सपना एलारा ने सुना था। उसका नाम रोहन था और वो उस परित्यक्त बगीचे को देखकर दुखी था जो कभी गांव की शान हुआ करता था। एलारा धीरे से रोहन के पास उड़ी। नमस्ते रोहन, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हारी दिलकश परी हूं और मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने आई हूं। रोहन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कभी सोचा भी नहीं। परी लोक की चमक। काव्या को रंग और ब्रश से बहुत प्यार था। वो हर दिन अपने घर के पास वाले जंगल में जाती और प्रकृति की सुंदरता को अपनी कला में कैद करती। एक दिन जब वो एक जादुई फूल बना रही थी तो उसने एक हल्की सी चमक देखी। ये चमक एक छोटी सी परी की थी जिसका नाम आरवी था। आरवी ने काव्या को बताया कि परियों की दुनिया, जिसे परी लोग कहते हैं, धीरे धीरे अपनी चमक खो रही है। हमारी चमक इंसानों के प्रकृति से दूर होने के कारण कम हो रही है, आरवी ने उदास होकर कहा। जब इंसान प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमारी जादुई शक्ति बढ़ती है। काव्या ने तुरंत मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी पेंटिंग में परीलोक को फिर से रंगना शुरू कर दिया, हर ब्रश स्ट्रोक में प्यार और आशा भरते हुए। जैसे जैसे काव्या पेंट करती गई, परीलोक में जादू वापस आने लगा। मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगे और हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। काव्या की पेंटिंग पूरी हुई। उसने अपनी कला से दोनों दुनियाओं को जोड़ दिया था। आरवी ने खुशी से कहा, तुम्हारी कला ने हमें बचाया काव्या। अब हमें पता है कि इंसानों और परियों को हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। उस दिन के बाद काव्या हर दिन जंगल में जाती और अपनी पेंटिंग से परीलोक को और भी सुंदर बनाती। और परियों ने भी इंसानों को प्रकृति से प्यार करना सिखाया ताकि दोनों दुनियाओं की चमक हमेशा बनी रहे। अच्छी आदत और बुरी आदत। अनाया को रंग और ब्रश बहुत पसंद थे। वो हर दिन नई नई तस्वीरें बनाती थी। उसका एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम था उत्साह। उत्साह एक चमकती हुई परी थी जो हमेशा उसे काम पूरा करने के लिए कहती थी। एक दिन एक शरारती जीव आया। उसका नाम था आलस। वो छोटा और भूरा था और उसे सब कुछ बिखरा हुआ पसंद था। आलस ने अनाया से कहा, आज काम मत करो, सब कुछ यहीं छोड़ दो, बाद में कर लेना। अनाया ने आलस की बात मान ली। उसने अपने रंग और ब्रश वहीं छोड़ दिए और खेलने चली गई। अगले दिन जब वो वापस आई तो उसका कमरा बहुत गंदा हो गया था। आलस खुशी से नाच रहा था। अनाया को अपना सबसे पसंदीदा ब्रश नहीं मिल रहा था। वो उदास हो गई।
उत्साह उसके पास आया और बोला, अगर तुम अपनी अच्छी आदत वापस लाओगी तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अनाया ने उत्साह की बात मानी और कमरा साफ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो साफ करती गई, आलस छोटा होता गया। अंत में अनाया को अपना ब्रश मिल गया, आलस गायब हो गया और उत्साह बहुत बड़ा और चमकदार हो गया। अनाया समझ गई कि अच्छी आदतें हमें खुश रखती हैं। परी और जादुई चुड़ैल। एक जादुई जंगल में एक प्यारी परी रहती थी जिसका नाम परिजिता था। उसके पंख सूरज की किरणों से बने थे और वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वो अपने जंगल से बहुत प्यार करती थी, जो रोशनी और खुशियों से भरा था। एक दिन परिजिता ने देखा कि जंगल की रोशनी कम हो रही है, फूल मुरझा रहे थे और पत्तियां अपनी चमक खो रही थीं। परिजिता बहुत चिंतित हो गई। उसने सोचा ये सब क्यों हो रहा है। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और उस जगह की ओर उड़ चली जहां से अंधेरा आ रहा था। वो एक अंधेरी गुफा थी जहां जादुई चुड़ैल मोहिनी रहती थी। गुफा के अंदर परिजिता ने मोहिनी को देखा। मोहिनी एक चट्टान पर बैठी थी और उदास लग रही थी। वो अपने जादू से रोशनी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रोशनी की बजाय अंधेरा बना रही थी। परिजिता ने धीरे से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मोहिनी ने बताया कि वो अकेली थी और बस अपनी रोशनी बनाना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे। परिजिता ने मोहिनी का हाथ पकड़ा और कहा, सच्ची रोशनी लेने से नहीं बल्कि बांटने से मिलती है। उसने मोहिनी को दोस्ती और प्यार की ताकत के बारे में बताया। परिजिता ने मोहिनी को सिखाया कि कैसे अपने जादू को जंगल के साथ बांटना है। उन्होंने अपनी शक्तियों को मिलाया और एक नई सुंदर रोशनी बनाई। रोशनी जंगल में वापस आ गई, फूल फिर से खिल गए और जानवर खुशी से झूमने लगे। पूरा जंगल फिर से चमकने लगा। मोहिनी अब अकेली नहीं थी। उसे परिजिता के रूप में एक नई दोस्त मिल गई थी और एक नया मकसद भी, जंगल को बढ़ने में मदद करना। परिजिता और मोहिनी सबसे अच्छी दोस्त बन गई और उनका जंगल रोशनी और दोस्ती से भरा दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान बन गया। दिलकश परी का बलिदान। परीलोक बादलों के ऊपर बसा एक जादुई संसार था। यहाँ हर चीज चमकती थी और हर परी के पंख इंद्रधनुषी रंग के थे। सबसे प्यारी परी थी दिलकश परी, जिसके पंखों में सबसे ज्यादा चमक थी। एक दिन परीलोक की चमक फीकी पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे और पंखों का रंग हल्का होने लगा। सभी परियां उदास हो गईं। दिलकश परी ने अपनी सबसे ज्ञानी सहेली वृंदा परी से पूछा, वृंदा, हमारे संसार को क्या हो रहा है? वृंदा ने गहरी सोच में कहा, यह जादुई संतुलन बिगड़ गया है। वृंदा ने बताया, इस संतुलन को वापस लाने का एक ही तरीका है। किसी परी को अपने पंख और जादुई शक्तियां त्यागनी होंगी। ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। दिलकश परी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, मैं ये बलिदान दूंगी। मेरे लिए मेरे संसार की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। वो जादुई संसार के केंद्र, जादू के हृदय की ओर उड़ चली। ये एक चमकता हुआ क्रिस्टल था जो परीलोक की सारी शक्ति का स्रोत था। दिलकश परी ने अपने हाथ उस क्रिस्टल पर रखे। धीरे धीरे उसके पंखों की चमक फीकी पड़ने लगी और वे गायब हो गए। उसकी जादुई शक्तियां भी क्रिस्टल में समा गईं। जैसे ही दिलकश परी ने अपना बलिदान दिया, परीलोक में फिर से रंग और चमक लौट आई। फूल खिल उठे और सभी परियों के पंख फिर से इंद्रधनुषी हो गए। दिलकश परी अब बिना पंखों के थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसने अपने संसार को बचा लिया था। सभी परियों ने दिलकश परी को गले लगाया और उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। दिलकश परी ने साबित कर दिया कि असली जादू पंखों में नहीं बल्कि दिल में होता है।